गुड इवनिंग बच्चों। हमारे यूट्यूब चैनल मोहित केमिस्ट्री में आज की इस क्लास में आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन यूनिट नंबर 2 केमिस्ट्री से हम कुछ और प्रश्न करने वाले हैं जो कि आज धमाकेदार होने वाली है। आप सभी क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और क्लास को शेयर ज़रूर कर दें। सभी बच्चे क्लास को एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज हम लोग बहुत ही अच्छे प्रश्नों को और बढ़िया से करने वाले हैं। सारे के सारे प्रश्नों को निपटा देंगे आज की ये लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, ठीक है ना। आज की ये लास्ट क्लास है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और कल से हम लोग संडे के टेस्ट के लिए कुछ स्पेशल पढ़ने वाले हैं। ओके, तो स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल मोहित केमिस्ट्री में। आइए हम बिना कुछ देर किए हुए अपनी सीरीज़ को स्टार्ट करते हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं बच्चों। हम लोगों ने ये यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे, 39 तक कर लिए थे क्वेश्चनों को। आज हम लोग 41 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। कहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं? 41 से। तो आओ स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे जुड़ जाइए इस क्लास में, लाइव क्लास में जुड़ जाइएगा, ठीक है। चलिए भाई, पहला आज का इस क्लास का क्वेश्चन है 40वां। कह रहा है कि F- का F2 में ऑक्सीकरण किस अभिकर्मक से किया जा सकता है? क्या क्वेश्चन है बच्चों? F- का F2 में ऑक्सीकरण किस अभिकर्मक से किया जा सकता है? ध्यान देंगे आप सभी बच्चे, ECS में F जो है वह सबसे नीचे स्थित है, अतः यह क्या है? प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः F- से F2 में कन्वर्ट करने के लिए केवल इसका विद्युत अपघटन ही किया जा सकता है। इसका मतलब सीधा सा सिंपल सा जवाब है कि F- जो है वह सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है एवं कह सकते हैं कि F- से F2 केवल विद्युत अपघटन से ही प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, क्या है? 5 तत्व ABCD व E के E0 इलेक्ट्रोड की बात कर रहा है। मानक इलेक्ट्रोड विभव क्रमशः -1.36, प्लस 0.32, प्लस 1.36, -0.42 तथा -2.26 हैं। उनको बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में लिखना है। बच्चों बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या है? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है उनको बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में लिखना है। तो बच्चों मैंने कल ECS को पढ़ाया था, जिसमें मैंने बताया था कि विभिन्न तत्वों को उनके मानक अपचयन विभवों के मानों के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं तो एक टेबल प्राप्त होती है जिसे ECS कहते हैं, ठीक है ना। क्या कहेंगे? ECS कहेंगे। और इसमें इस श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर तत्वों की क्रियाशीलता घटती जाती है। तो बच्चों अगर हम ECS अरेंज कर लेंगे तो हमको अप टू डाउन के बजाय हमें डाउन टू अप अरेंज कर देना है तत्वों को, ठीक है। और दूसरी बात बच्चों मैंने क्या बोली थी? दूसरी बात मैंने बोली थी कि इस ECS में एक सेंटर में H2 होता है जिसका E0 मानक अपचयन विभव 0 होता है। इससे ऊपर वाले सारे मान माइनस में होते हैं और इससे नीचे वाले सारे मान प्लस में होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? प्लस में होते हैं। बोलो बच्चों, इतनी बात समझ में आती है? तो सबसे पहले वैल्यू आएगी माइनस वाली। अब माइनस वाली में भी मैंने कहा बढ़ते हुए क्रम में लिखना है।
तो बढ़ते हुए क्रम में बच्चों माइनस में पहले वैल्यू हम चेक करेंगे कौन कौन सी है भाई, ये है और ये है और ये है। तो बच्चों बढ़ते हुए क्रम में सबसे पहले छोटा लिखा जाएगा। तो बच्चों माइनस में जो वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है वह सबसे कम होती है। दैट मीन्स बच्चों ई जो है क्या है बच्चों, ई जो है ये सबसे पहले आएगा, ठीक है ना। क्या आएगा, ई सबसे पहले आएगा। ई के बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा, ए आएगा। क्या आएगा, ए, क्योंकि ए का ये है, बी का ये है, सी का ये है, डी का ये और ई का ये मान है, ठीक है ना बच्चों। तो बच्चों सबसे पहले मान ई का आएगा, ठीक है, उसके बाद ए का आएगा, उसके बाद प्यारे बच्चों डी का आएगा। किसका आएगा, डी का आएगा। क्या आएगा, और डी का आएगा। किसका आएगा बच्चों, डी का मान आ जाएगा। बोलो बच्चों बात समझ में आती है। किसका आएगा, डी का। कोई और रह गया, ए, अभी तो सी रह गया बच्चों। अब प्लस की वैल्यू आती है, किसकी आती है, प्लस की। तो प्लस में बच्चों ये है और ये है। तो बच्चों बढ़ते हुए क्रम में जो प्लस में सब छोटा है तो छोटा है, तो ये वैल्यू किसकी आएगी, पहले अब आएगा बी, उसके बाद आएगा क्या, सी। क्या आएगा, सी। ये बच्चों ऑर्डर होने वाला है। अब हमको अरेंज क्या करना है, बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में। किस क्रम में, बढ़ती हुई सक्रियता के क्रम में। तो ऑर्डर सबसे ज़्यादा ये, उससे कम ये और ये। ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों, आपका ऑर्डर हो जाएगा ई ए डी बी सी। क्या हो जाएगा, ई ए डी बी सी, ठीक है ना बच्चों। क्या हो जाएगा, ई ए डी बी सी के क्रम में हो जाएगा। बोलो प्यारे बच्चों बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बात समझ में आती है। बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में लिखना था। किसके क्रम में, बढ़ती हुई क्रियाशीलता के क्रम में। तो सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन होगा, जिसका ई नॉट का मान क्या होगा बच्चों, जिसके ई नॉट का मान सबसे अधिक ऋणात्मक होगा वह सबसे अधिक क्रियाशील होगा, ठीक है ना। तो ई सबसे अधिक क्रियाशील है। तो अब क्या हमारा आंसर होगा, ई ए डी बी सी, ठीक है ना। ओके, अब देखो बच्चों आंसर में कुछ और दिया गया है। क्या दिया गया, दिए हुए मान ई नॉट आर पे मानने पर। हमें ये सब नहीं करना है, दिए हुए मान ओ पे मानने पर, ये सब छोड़ो भाई। तो कह रहा है उपरोक्त प्रश्न में स्पष्ट होना चाहिए कि दिए गए तत्व धातु हैं या अधातु हैं, या दिए हुए मान ई नॉट ओ पी हैं या ई नॉट आर पी हैं। एक तरह से प्रश्न गलत है बच्चों, ये कुछ भी आंसर में लिख देता है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि ई सी एस जो बनी हुई है उसमें तत्वों को मानक अपचयन, तत्वों धातु अधातु तो छोड़ ही दीजिएगा, इसमें तत्वों को लिखा गया। इसीलिए डेफिनेशन में भी हम धातु अधातु को न बोलकर तत्वों की बात करते हैं। तत्वों में धातु भी होते हैं, अधातु भी होते हैं और उपधातु भी होते हैं, ठीक है ना, सारे चीज़ें होती हैं। तो हम वहाँ पर डेफिनेशन में भी क्या बोलते हैं, तत्व बोलते हैं। तो तत्वों के मानक अपचयन विभवों को बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करते हैं। तो सीधा सा मामला है कि हम इन मानों को ई नॉट आर पी मान लेंगे, ठीक है ना। क्या मान लेंगे, ई नॉट आर पी मानेंगे। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा जो मैंने अभी बताया था, ठीक है ना, ई ए डी बी सी, ठीक है, वही ऑर्डर होने वाला है। ओके, आपको दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि यहाँ पर तो ये कह रहा है गलत, एक तरह से गलत प्रश्न है बच्चों। बोर्ड कभी गलत नहीं होता है, वो अपने आप में कहीं ना कहीं सफाई दे ही देता है। बच्चों क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट, ठीक है। आज ज़्यादा से ज़्यादा लाइव जुड़ने चाहिए आप सब, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। आज की क्लास थोड़ी बड़ी होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है MgZnCuAg तत्वों में से कौन सा तत्व जो है अम्ल के साथ क्रिया करके H2 मुक्त करेगा। सिंपल सी बात है बच्चों, ECS में H2 से ऊपर स्थित जो होगा वो सब के सब क्रिया कर लेंगे और H2 मुक्त कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, मैंने कल ट्रिक पढ़ाई थी, लिथियम के बाबा सरदार काका नाना मांगे बोले तो Mg आलू पाने में मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया। तो बच्चों Mg और Zn जो हैं तत्व दोनों के दोनों कहाँ हैं, ECS में H से ऊपर स्थित हैं। अतः ये अम्लों के साथ क्रिया करेंगे और H2 रिलीज
कर देंगे, क्या कर देंगे, H2 रिलीज कर देंगे। जबकि Cu/Ag ऐसा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ECS में ये कहाँ हैं, नीचे स्थित हैं, H2 से कहाँ स्थित हैं, नीचे स्थित हैं। बोलो बच्चों, क्लास अच्छी लग रही है तो एक बार ज़रूर कमेंट करते हैं, फटाफट ज़रूर एक बात लिखते हैं, बहुत अच्छी क्लास चल रही है सर, फटाफट लिख दीजिएगा। ओके, चलो मैं अगले क्वेश्चन पे बात करता हूँ। ज़्यादा कमेंट पे ध्यान दिए बिना ही आगे क्वेश्चन पे बात करता हूँ। ओके, मैं कमेंट पे थोड़ा कम ध्यान दे पा रहा हूँ, ठीक है, मुझे आज ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कराने हैं। बच्चों क्या कह रहा है अगले प्रश्न में कहता है हैलोजन अम्लों को घटती अपचायक क्षमता के क्रम में लिखिएगा। किसके क्रम में लिखना है, घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में। ध्यान दीजिएगा बच्चों, कल ECS जब पढ़ाई थी उस ECS में, क्या ECS में, ठीक है ना, तो मैं आपको ऑर्डर बता देता हूँ पहले, कल आपको जो मैंने पढ़ाया था। ओके, ECS में देखो ये रहा H2, क्या रहा बच्चों, H2, ये रहा H2, और H2 के जस्ट नीचे क्या क्या है वो देख लो बच्चों। मैंने कहा कुत्ता, इडियट, I2, क्या है, I2, ये आ गया आपका एक अधातु, ठीक है ना, I2। कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, मरकरी बोले तो Hg मरकरी को, और तो और कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, और तो और बार बार बोले तो Br2, एक ये आ गया, बार बार पीटा भी, कल बोले तो Cl2, कल आंटी ने फिर से, तो बच्चों F2 एक आ गया। तो बच्चों ऑर्डर में हम देख पाएंगे तो I सबसे ऊपर आएगा, उसके बाद Br आएगा, फिर Cl आएगा, फिर F2 आएगा। तो ECS में F2 सबसे नीचे है। तो बच्चों अधातुओं में जो है नीचे से ऊपर की ओर जाने पर अपचायक क्षमता का क्रम बढ़ता है, ठीक है, क्या होता है, बढ़ता है। तो सबसे अधिक अपचायक क्षमता किसकी होगी, I की होगी, उसके बाद बच्चों Br की, फिर Cl की, लास्ट में F2 की होगी। ओके, बहुत सिंपल सी बात है। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है, कह रहा है घटती हुई अपचायक क्षमता के क्रम में लिखना है। तो बच्चों I के सबसे अधिक अपचायक क्षमता होनी चाहिए कि नहीं, क्यों होनी चाहिए, क्योंकि I सबसे अधिक प्रबल अपचायक है। उसके बाद Br आता है, उसके बाद Cl और लास्ट में F आता है। तो ऑर्डर आपका सिंपल है। ओके, तो सबसे ज़्यादा प्रबल अपचायक कौन होगा, Hi, उससे कम HBr, उससे कम HCl और सबसे कम HF होगा। ओके, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों तो फटाफट कमेंट जरूर कर दें भाई। ओके, यस सर, आज की क्लास बहुत ही अच्छी है, फटाफट कमेंट कर दीजिएगा, यस सर जरूर लिख दीजिए कमेंट में, फटाफट यस सर लिख दो, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन करता हूँ मैं। आज हमें बहुत सारे प्रश्न करने हैं, आज ये पूरा चैप्टर निपटाना है, ठीक है। बड़ी थोड़ी सी क्लास होने वाली है। ओके, क्या होने वाली है, आज की क्लास थोड़ी सी बड़ी होने वाली है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन पे, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहता है कि Ki के विलयन में, क्या कह रहा है, Ki के विलयन में Cl2 डालने पर क्या होगा। आप लोगों ने बच्चों अभी तक पढ़ा होगा वो केवल धातुओं के संबंध में पढ़ा होगा, और अगर ये पढ़ा भी है अधातुओं के संबंध में तो अधातुओं के संबंध में बहुत कम प्रश्न किए हैं, जो कि आपको शायद याद भी ना हो। ये प्रश्न बच्चों अधातुओं के संबंध में है। कह रहा है Ki के जलीय विलयन में Cl2 डालने पर क्या होगा। मैं आपको एक बार कंफर्म कर देना चाहता हूँ कि प्यारे बच्चों अप टू डाउन चलते हैं, क्या चलते हैं, अप टू डाउन जब चलते हैं ECS में क्या चलते हैं, मैं यहाँ पर बता देता हूँ। अप टू डाउन क्या करते हैं हम लोग, अप टू डाउन चलते हैं तो जो मेटल होते हैं, धातुएं होती हैं, उनकी क्रियाशीलता कैसी होती है, उनकी क्रियाशीलता घटती है। क्या होती है बच्चों, क्रियाशीलता घटती है मेटल की। जबकि अप टू डाउन जाने पर नॉन मेटल की, किसकी बच्चों, नॉन मेटल की, किसकी बच्चों, नॉन मेटल की, किसकी बच्चों, नॉन मेटल की क्रियाशीलता कैसी हो जाती है बच्चों, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है बच्चों, क्रियाशीलता बढ़ जाती है। क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसका मतलब ये है कि नॉन मेटल्स अधातु जो जितना ज़्यादा नीचे स्थित होगा वह ज़्यादा क्रियाशील होगा।
ओके। और जो ज़्यादा क्रियाशील होगा वह अपने से कम क्रियाशील वाली धातुओं को अलग कर देगा। सिंपल सी बात है ना। चलो, तो इसका मतलब बच्चों आपने ऑर्डर भी पढ़ा है। अभी क्या पढ़ा था, I2 पहले आएगा। क्या आया था बच्चों, I2 पहले आया है, ठीक है ना। कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, और तो और कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, और तो और बार बार पीटा भी, और तो और बार बार पीटा भी कल आंटी ने फिर से, कल आंटी ने फिर से। F2 यहाँ आया। तो बच्चों अप टू डाउन आने पर ये ऑर्डर बनता है। तो सबसे अधिक अधातु क्रियाशील कौन सी होगी, F2 होगी। क्या होगी बच्चों, F2। तो बच्चों F2 अधिक क्रियाशील है I से, Cl भी I से अधिक क्रियाशील है, Br भी I से क्रियाशील है। इसका मतलब Br, Cl और F तीनों इस वाले यौगिक से क्रिया करके इस I को अलग कर सकते हैं, क्योंकि I कम रिएक्टिव है इनकी तुलना में। अब क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, क्या कह रहा है कि Ki के विलयन में, क्या बोला प्यारे बच्चों, Ki के विलयन में। विलयन किसका है बच्चों, Ki का। किसका है, Ki का, ठीक है ना। और इसमें क्या डालेंगे, Cl2। तो ध्यान देना, विलयन में उपस्थित अधातु कैसी होनी चाहिए, कम क्रियाशील होनी चाहिए। तो वो तो अभी मैंने बोल दिया, I कम क्रियाशील है और Cl ज़्यादा क्रियाशील है। तो डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिमूव कर देगा ये, ठीक है ना। तो सीधा सा आंसर भी लिखा है कि Cl2 आयोडीन से प्रबल ऑक्सीकारक है। क्या है बच्चों, Cl2 आयोडीन से प्रबल ऑक्सीकारक है। अतः I माइनस आयन I2 में परिवर्तित हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे, I माइनस में। मैं थोड़े से रिएक्शन पे भी आपको ध्यान देना चाहूँगा। जो बच्चों, कहाँ गया, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ये Ki जो है वह किसके साथ क्रिया करेगा, सॉरी Cl के साथ क्रिया करेगा, Cl2। तो बच्चों यहाँ से क्या रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर जो I माइनस है ना, ये ऐसे K प्लस में और I माइनस में। किस में, ये K प्लस में होता है और ये I माइनस में। क्या होता है, I माइनस में। तो इसका ये जो I है ना, ये I2 में रिमूव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, KCl बनेगा। क्या बनेगा, KCl। बोलो बच्चों, बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब I2 रिमूव हो जाएगा। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई। तो Cl के 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए, उधर के कम है, इधर 2 हैं, तो यहाँ बैलेंस कर दीजिएगा। बोलो बच्चों, रिएक्शन समझ में आ गई। बहुत सिंपल सी बात है। ओके, क्लास अच्छी लग रही तो फटाफट एक बार कमेंट में लिख दीजिएगा, बहुत अच्छी क्लास है सर, बहुत ही अच्छी क्लास है, रेगुलर चलती रहनी चाहिए ये, है ना। मैंने कहा ये बहुत ही अच्छी सीरीज होगी, प्रहार सीरीज, इसलिए मैंने नाम दिया है प्रहार सीरीज। यूपी बोर्ड में बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आज हम ज़्यादा बातें नहीं करेंगे, बिना बात किए हुए कुछ क्वेश्चन पे ही बात करने वाले हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आयनों को इलेक्ट्रॉन, ध्यान दीजिएगा प्रश्न अच्छा है। कह रहा है निम्नलिखित आयनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बढ़ती हुई क्षमता में लिखो, ठीक है ना बच्चों। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आयनों को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की बढ़ती क्षमता में लिखो, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन सबसे ज़्यादा कर सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, ECS में जो धातु ऊपर स्थित होगी वह इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगी सबसे ज़्यादा, और डोनेट करेगी तो हमें क्या करना है, ग्रहण कराना है। तो जो धातु सबसे नीचे स्थित होगी वह कैसी होगी, सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकती है। तो आपको पहले वही ECS के ऑर्डर में ही अरेंज कर लेना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा सा जूम कम करता हूँ, हाँ चलो तो लिखते चलते हैं बच्चों। देखो क्या बोला है, लिथियम के बाबा, ट्रिक याद रखना बच्चों सब, लिथियम के बाबा, के पहले आएगा, के बाबा, सरदार, काका, नाना, मांगे, मांगे बोले तो MG, मांगे, आलू पानी में, मैंने जिंदा, जिंदा बोले तो ZN, क्या हो गए, ZN, क्या हो जाएगा, ZN, मैंने जिंदा क्रो फ्राई कर दिया, कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, हाइड्रोजन बोले तो H2 आएगा, हाइड्रोजन की, कुत्ता इडियट कहा, कुत्ता इडियट बोले तो CU, ठीक है ना, कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, बच्चों यहाँ ZN लिख दिया। और उसके बाद केवल एक बचा है AG, ठीक है ना, कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, और तो और बोले तो AG।
तो सबसे पहली बात है, सबसे ज़्यादा लास्ट में कौन आएगा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के लिए? Ag। उसके बाद ये, ठीक है, AgCuH2, फिर Zn, फिर Mg, फिर K। तो बच्चों K जो होगा वह सबसे कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ठीक है ना। क्या करता है? K सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता ज़्यादा रखता है, ठीक है ना। मैंने अभी बोला। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा बच्चों? K लेस देन क्या होगा? K लेस देन Mg। ध्यान दे लो, मैं यहाँ पर दिखाई देता हूँ आंसर में क्या लिखा है भाई, यही ऑर्डर अभी बनाया था, ठीक है ना। K सबसे कम इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, उससे ज़्यादा ये Zn, फिर H, फिर Cu, फिर Ag। ओके, बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ओके, थैंक यू। अगला क्वेश्चन बच्चों हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा है, यूपी बोर्ड 2003 में आया हुआ है। कह रहा है क्या अभिक्रिया, कौन सी अभिक्रिया है? देखिए भाई, कह रहा है कि Cu और H2SO4 एरो CuSO4 प्लस H2। कह रहा है क्या अभिक्रिया संभव है या नहीं है? सीधी सी बात है बच्चों, मैंने कहा था किसी भी अम्ल से केवल वो धातु ही क्रिया कर सकती है जो ECS में ऊपर स्थित होंगी। तो बच्चों ECS में Cu तो जस्ट नीचे है H2 से, इसका मतलब ये रिएक्शन नहीं पॉसिबल है। तो सीधा आंसर भी लिखा है नहीं हो सकती। क्या ये संभव है? तो आप सीधा कह देंगे नहीं। रीजन पूछेगा तो आप क्या कहेंगे कि ECS में Cu H2 से नीचे स्थित है तथा कम क्रियाशील है। क्या है? Cu ECS में H2 से नीचे स्थित है तथा कम क्रियाशील है। क्या बच्चों? कम क्रियाशील है तथा ये H2SO4 से H2 को विस्थापित नहीं कर पाएगा, अतः यह अभिक्रिया संभव नहीं है। ओके बच्चों, बात समझ में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। ओके, चलो ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दें, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है। सारे प्रश्न यूपी बोर्ड के ही हैं अब, ठीक। चलिए देखते हैं बच्चों। कह रहा है कि Zn, Cu, Ag, Mg, He धातुओं में से किसके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित होते हैं? क्या है? गर्म करने पर अपघटित होते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने ऑक्साइडों को लेकर बहुत सारी चर्चा की थी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बन सकते हैं, ठीक है। ओके, अगर ये प्रश्न अच्छे लगते हों तो आप कॉपी पेन भी लेकर साथ बैठा करें, जो भी इम्पोर्टेंट लगे वह नोट कर लिया करें फटाफट, ठीक है। सोते बैठते, उठते बैठते, सब हर तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना। इसमें क्या जाता है, फ़ोन चला के रख लो और पढ़ते रहिएगा, है कि नहीं। चलिए अब मैं आंसर पढ़ता हूँ। देखो क्या कह रहा है, ECS में Cu से नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं। तो Cu से नीचे स्थित कौन कौन है? देखो अभी मैंने बोला कुत्ता इडियट कहा मरकरी को, धातुओं की केवल बात करनी है। कुत्ता इडियट बोले तो I2 होता, I2 को लेना नहीं। इडियट कहा मरकरी को, मरकरी बोले तो Hg, मरकरी को और तो और बोले तो Ag, और तो और बार बार पीटा भी, पीटा बोले तो Pt, पीटा भी कल आंटी ने, आंटी बोले तो Au, आंटी ने फिर से F2, F को लेना नहीं। तो Hg, Ag, Pt, Au ये चार धातुएं ही Cu से नीचे स्थित होती हैं। ओके, तो हमसे क्या कह रहा है बच्चों, प्रश्न में पूछ रहा है किसके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाएंगे। तो ECS में Cu से नीचे स्थित कौन कौन है बच्चों? Ag है और Hg है, दो ही धातुएं नीचे स्थित हैं, इस यही क्या हो जाएंगे, इनके ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाएंगे। तो कह रहा है कि Cu से नीचे की धातुओं के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित हो जाते हैं, अतः Ag व Hg के ऑक्साइड अपघटित होंगे, ठीक है, तथा Mg, Zn, Cu के ऑक्साइड गर्म करने पर अपघटित नहीं होंगे। ओके, हमको नहीं वाले नहीं पूछा, हमें ये पूछा गया है कि किसके ऑक्साइड अपघटित होते हैं, ओके, गर्म करने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं भाई, आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करते हैं। बहुत अच्छे प्रश्न है, बहुत ही अच्छे प्रश्न। ओके, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कह रहा है क्या कि Na2O, MgOAl2O, 3CuO, Ag2O में से कौन कौन सा ऑक्साइड H2 द्वारा अपचयित हो सकता है और क्यों हो सकता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ठीक है ना।
तो ध्यान दीजिएगा, आंसर भी आपने देख ही लिया होगा। ईसीएस में विद्युत रासायनिक श्रेणी में H से नीचे के तत्वों के ऑक्साइड जो होते हैं, ठीक है, वह H2 द्वारा अपचयित हो सकते हैं, जबकि ऊपर स्थित वाले अपचयित नहीं हो सकते हैं। ओके, तो कौन कौन से हैं? CuAg, ठीक है, यही दो धातुएं अभी भी बोली थी। सेम क्वेश्चन उसी के जैसा है, बस यहाँ ऑक्साइड के फॉर्मूले दे दिए हैं। ओके, उन तत्वों के ऑक्साइडों के फॉर्मूले। तो यहाँ CuO और AgO ये H2 के द्वारा क्या हो जाएंगे? अपचयित तो हो जाएंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं। क्या कहता है? AlNaCuAg में कौन सी धातुएं उनके लवण के जलीय विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं की जा सकती हैं, ठीक है ना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करते हैं बच्चों। क्या है? कह रहा है कि Al व Na को प्राप्त नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि इनके OP जो है वह कैसे हैं? उच्च होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं? उच्च होते हैं। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होते हैं बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, ठीक है। इनके अपघटन नहीं किए जा सकते, इनको अपघटन से प्राप्त ही नहीं कर सकते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या अभिक्रिया Hg+H2SO4 एरो HgSO4+H2 संभव है या नहीं? मैंने कहा अम्लों से केवल वही धातुएं क्रिया करेंगे जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित होंगी। Hg तो नीचे स्थित है, ये इसलिए अभिक्रिया संभव नहीं होगी, ठीक है। अभी क्वेश्चन बताया था, सेम उसी के तरह आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन करेंगे? 51। क्या करेंगे? 51 क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है लोहे पर MgCuAg धातुओं में से किसकी परत चढ़ाई जा सकती है और क्यों? बच्चों सीधी सी बात है, कह रहा है लोहा बोले तो Fe, तो बच्चों Fe पर किस धातु की परत चढ़ाई जा सकती है? ध्यान देंगे बच्चों, Fe से हाईली रिएक्टिव वाली कोई धातु की परत चढ़ाएंगे तो वह धातु लोहे के साथ रिएक्ट करके कुछ ना कुछ बना लेगा, नया प्रोडक्ट बनाएगा। जबकि हमें क्या करना है? ECS में जो Fe से नीचे स्थित होंगी धातु, उन धातुओं की किसी की परत यदि हम चढ़ा दें तो Fe से कोई क्रिया होगी नहीं और वह सुरक्षित रह सकती है और परत भी चढ़ाई जा सकती है। तो बच्चों Mg क्या है? ECS में ऊपर स्थित धातु है, ठीक है, Fe से ऊपर है, जबकि Cu व Ag है वह Fe से ECS में बहुत नीचे स्थित हैं, ठीक है ना। इसीलिए Ag और Cu की परत चढ़ाई जा सकती है। इसी को बच्चों विद्युत लेपन कहते हैं। क्या कहेंगे? विद्युत लेपन। फिलहाल हमको ये सब क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हमें जितना पूछा गया किसकी परत चढ़ाई जा सकती है, तो आप सीधा आंसर देंगे क्या? Cu तथा Ag की। आंसर क्या होगा हमारा? Cu तथा Ag। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कह रहा है कि Zn पर तनु HCl की क्रिया से H2 मुक्त होती है, जबकि Ag पर HCl डालने पर नहीं। क्यों नहीं होती है? सिंपल सी बात है बच्चों, Zn ECS में H2 से ऊपर स्थित है, अतः HCl से रिएक्ट होकर H2 मुक्त कर देती है, जबकि Ag ECS में H2 से नीचे स्थित है, इसीलिए Ag HCl से क्रिया करके H2 मुक्त नहीं करती है, विस्थापित नहीं करती है। बात खत्म। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया संभव है और क्यों है? ठीक है, देखो भाई क्वेश्चन, दोनों रिएक्शनें दी गई हैं और कह रहा है क्यों संभव है। सिंपल सी बात है प्यारे बच्चों, क्यों है और क्यों नहीं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, आंसर में रिएक्शन आपको दिखाई दे रहे होंगे, SNO+H2 एरो SN+H2O, ठीक है। दूसरी है रिएक्शन CuO+H2 एरो Cu+H2O, ठीक है। क्या है? +H2O। तो बच्चों आंसर क्या होगा? सेकंड। क्यों? चूँकि हम कह सकते हैं, देखो आंसर में लिखा रखा है Cu विद्युत रासायनिक श्रेणी यानी कि ECS में H से नीचे स्थित है, जबकि SN ऊपर स्थित है, ठीक है। कौन सी क्रिया संभव होगी? सेकंड वाली, ठीक है। तो मैंने कहा था रिएक्शन तभी पॉसिबल हो सकती है जब कोई भी धातु ऊपर स्थित हो
और किसी अन्य से क्रिया करने के लिए वह धातु यौगिक वाली धातु हमेशा नीचे होनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा लिखा है CuECS में H से नीचे स्थित है, जबकि फर्स्ट वाली में जबकि SN ऊपर स्थित है। SN जो है कोई नहीं सुना प्रभु हाइड्रोजन की, तो SN तो जस्ट ऊपर है हाइड्रोजन से। तो क्या हाइड्रोजन SN को बाहर निकाल पाएगी? नहीं हो सकता है, क्योंकि H जो है वह कम क्रियाशील है SN से, इसलिए SN अलग कर ही नहीं सकता है। कौन सी रिएक्शन हो जाएगी सही? सेकंड। ओके, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है कॉपर H2SO4 से क्या कह रहा है? कॉपर H2SO4 से H2 मुक्त नहीं करता है, क्यों? तो सीधी सी बात है बच्चों, अभी बोला है कि ECS में कॉपर H2 से नीचे स्थित है, अतः कम क्रियाशील है, इसी कारण H2SO4 से CuH2 को मुक्त नहीं कर पाता है। सिंपल सी बात है बच्चों। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है क्या निम्नलिखित अभिक्रियाएं संभव हैं या नहीं? ठीक है बच्चों, आप लोग बताओ। अभी ये दोनों के दोनों रिएक्शन जो हैं क्या हैं? दोनों के दोनों अभिक्रियाएं जो हैं वह काय की हैं? वह अधातुओं की हैं। किसकी हैं बच्चों? अधातुओं की रिएक्शन है। ठीक है बच्चों, मैंने कहा अभी जो धातु ऊपर देखो, ध्यान देना, धातुओं की क्रियाशीलता ECS में बढ़ती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता, उल्टा बोल दिया बच्चों, धातुओं की क्रियाशीलता अप टू डाउन जाने पर घटती है। क्या होती है? घटती है, जबकि अधातुओं की क्रियाशीलता बढ़ती है। तो बच्चों जो अधिक क्रियाशील होगी वह कम क्रियाशील वाले को अलग कर देगी। तो बताओ बच्चों, यहाँ पर Br2 ध्यान दीजिएगा, ECS में Br2 जो है क्या I2 से नीचे स्थित है या नहीं है? और नीचे स्थित है तो Br हाईली रिएक्टिव हो गया, और हाईली रिएक्टिव है तो CaI2 से I2 को अलग कर देगा। अभी रिएक्शन KI वाली मैंने बताई भी थी, ठीक है ना? तो ये वाली रिएक्शन कैसी हो जाएगी? पॉसिबल हो जाएगी, यहाँ से I2 रिलीज हो जाएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों Br2 और यहाँ F दिया गया। बच्चों F तो सबसे नीचे स्थित है, तो F हाईली रिएक्टिव है। क्या Br F को अलग कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि F Br से ज़्यादा रिएक्टिव है। ओके, सिंपल सी बात है, इसलिए दूसरी अभिक्रिया संभव नहीं होगी। ओके, चलो अब बच्चों, मैंने कल जैसा बोला था, मैंने कहा था कल मैं शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और भी बहुत सारे प्रश्नों पर बात करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही अच्छा होने वाला है, थोड़ा सा वीडियो बड़ा भी हो सकता है। देखो बच्चों, ये एक जैसे प्रश्न हैं, इन सभी प्रश्नों को आप सॉल्व खुद कर सकते हैं, जैसा कि अभी मैंने बोला था। चलो शॉर्ट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, जब Zn+2 व Ag+ युक्त विलयन में धारा प्रवाहित की जाती है, तब कैथोड पर सिल्वर मुक्त होता है, क्यों होता है? क्या होता है? सिल्वर मुक्त होता है, क्यों होता है? आप लोग जानते हैं Ag का ऑक्सीकरण विभव Zn से कैसा होता है? कम होता है। सिंपल सी बात है, ऑक्सीकरण विभव जो होता है वह कैसा होता है? कम होता है। ओके, और वैसे भी आप देख सकते हैं बच्चों, Ag+ युक्त विलयन है। विलयन किसका होना चाहिए? हमेशा नीचे स्थित वाली धातु का, और स्थित वाली धातु का होगा तो Ag विस्थापित हो ही जाएगा। वैसे भी आप कह सकते हैं, ठीक है, दोनों ही बातें हैं। जो नीचे स्थित होगा उसका अपचयन विभव ज़्यादा बढ़ता हो जाएगा, ठीक है। ECS में तो क्या दिया गया? ECS में अप टू डाउन चलने पर अपचयन विभव का मान बढ़ता है, ठीक है, अपचयन विभव का मान बढ़ता है, जबकि ऑक्सीकरण विभव का मान घटता है। तो जो धातु ऊपर स्थित होगी उसका ऑक्सीकरण विभव कैसा होगा? उसका ऑक्सीकरण विभव कैसा होगा भाई? बताओ, कमेंट कर दो। अभी मैंने बोला अपचयन विभव का मान अप टू डाउन जाने पर बढ़ता है, तो ऑक्सीकरण का क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्या हो जाएगा? घट जाएगा। अब उल्टा कह दो, नीचे से ऊपर की ओर जब जाएंगे तो बच्चों ऑक्सीकरण विभव का मान बढ़ जाएगा, अपचयन का कैसा हो जाएगा? घट जाएगा। तो सीधी सी बात है बच्चों, ऑक्सीकरण विभव Zn से कैसा है? कम है। सिंपल सी बात है भाई। ओके, अगला क्वेश्चन है, क्या है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में Cu डालने पर विलयन का रंग
नीला हो जाता है, क्यों? अथवा करके कहा कॉपर धातु सिल्वर नाइट्रेट विलयन से सिल्वर को विस्थापित कर देती है, क्यों? बच्चों सिंपल सी बात है, रिएक्शन आपको आनी चाहिए। बच्चों मैंने बहुत बार ये रिएक्शन कराई है। कह रहा है सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, सिल्वर नाइट्रेट बोले तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या कह रहा है? सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर डालने पर विलयन का रंग नीला हो जाता है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में, किसमें? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में कॉपर की छड़ डालेंगे। तो बताओ ECS में Cu कहाँ है? ऊपर स्थित है, और Ag कहाँ है? नीचे स्थित है। अतः Cu अधिक क्रियाशील है। क्या है? Cu अधिक क्रियाशील है और Ag कम क्रियाशील है। इसी कारण Cu AgNO3 के विलयन से Ag को अलग कर देगा। बच्चों क्या बनाएगा? CuNO3 का होल ट्वाइस प्लस क्या हो जाएगा? Ag। बैलेंस कर लेंगे बच्चों, NO3 के 2 हैं, यहाँ पर क्या लगा देंगे? 2। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 2। तो बच्चों बताओ रिएक्शन समझ में आ गई? तो सिंपल सा आंसर यही है कि ECS में Cu ऊपर स्थित है तथा Ag नीचे स्थित है। Cu अधिक क्रियाशील है तथा Ag कम क्रियाशील है। इसी कारण Cu AgNO3 के विलयन से Ag को विस्थापित कर देता है या अलग कर देता है। ओके बच्चों, ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। एक जैसे क्वेश्चन अब मैं आगे कराऊंगा, ठीक है? पढ़ते रहिएगा, ठीक है? मज़ा आने वाला है क्लास में, ठीक है? मज़ा आने वाला भाई क्लास में। क्या कारण है कि H2CO को अपचेत कर देती है जबकि MgO को अपचेत नहीं कर पाती है? सिंपल सा क्वेश्चन है, एक जैसा, कि H2Cu से अधिक क्रियाशील है जबकि Mg से कम क्रियाशील है। अतः H2Cu+2 को अपचेत कर देती जबकि Mg+2 को अपचेत नहीं कर पाती। वही है ना, जो धातु ऊपर स्थित होगी ECS में वह धातु अधिक क्रियाशील होगी, वह अपचेत नहीं कर सकते हैं आप उसे, ठीक है? सिंपल सी बात है। आंसर समझ में आ गया कि ECS के अनुसार हम कह सकते हैं H2Cu से अधिक क्रियाशील है जबकि Mg से कम क्रियाशील है, ठीक है ना? H2 क्या है? Mg से कम क्रियाशील है। इसी कारण H2Cu+2 को अपचेत कर देती है जबकि Mg+2 को अपचेत नहीं कर सकती। ओके चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बच्चों ये बहुत सारे प्रश्न हैं, ठीक है? वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ओके 38 चलिए ठीक है, और थोड़ा सा करते हैं। देखो कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, स्टार्च युक्त पोटेशियम आयोडाइड बच्चों Ki में क्लोरीन जल मिलाने पर विलयन नीला हो जाता है। अभी रिएक्शन बताई थी Ki + Cl2 I2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? I2 रिलीज हो जाएगा। क्या बनेगा? KCl बनेगा ना। कह रहा है कि Cl2 Ki विलयन से I2 को क्या कर देती है? मुक्त कर देती है। मुक्त हुई I2 स्टार्च के साथ क्रिया करके क्या बना लेती है बच्चा? नीला यौगिक बनाती है। क्या बनाती है? नीला यौगिक बना लेती है। इसीलिए विलयन का रंग भी कैसा हो जाता है? नीला। सिंपल सी बात है, अभी तो बताया था ना। चलो आज की क्लास बच्चों यहीं समाप्त होती है। गुड नाइट, मिलते हैं कल फिर से। इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा और आप सभी बच्चे इस क्वेश्चन को, इसके सारे के सारे क्वेश्चनों को आप कर लेना, ठीक है? ये बहुत सारे प्रश्न में हैं, मैं लॉन्ग क्वेश्चन भी हैं, बहुत सारे हैं। ओके चलिए थैंक यू आज की क्लास के लिए। गुड नाइट।